नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। यूपी विधान परिषद के 13 नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज शपथ ले ली है। आपको बता दें कि 21 मार्च को एमएलसी के लिए ये वोटिंग हुई थी और लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने नवनियुक्त एमएलसी धर्मेंद्र रॉय से खास बातचीत की है। क्या कुछ इस बातचीत में रहा, वो देख लेते हैं। भाजपा के 10 एमएलसी जो है शपथ लिए, उसमें से धर्मेंद्र राय जी भी शामिल हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, भाजपा के जहाँ प्रवक्ता भी हैं और मीडिया सेल भी बहुत अरसा इन्होंने देखा है। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, इस बार जो एमएलसी का जो आज जो शपथ लिया उन्होंने, तो इसमें क्या बदलाव उन्होंने देखा कि अरसे से राजनीति भी कर रहे हैं और पत्रकार भी रह चुके हैं, तो क्या आपको एहसास हुआ इस बार? देखिए, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का करिश्मा है कि भारतीय जनता पार्टी आज तीसरी बार हमारे देश में एनडीए की सरकार बनी है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो विकास की रफ्तार चल रही है, लोकसभा चुनाव में कुछ विपक्षी दलों के षड्यंत्र ने थोड़ा, उनकी साजिश थी, षड्यंत्र था, जिस तरह से उन्होंने पर्चे बांटे, गांव की जनता को, भोली जनता को उन्होंने मूर्ख बनाने का प्रयास किया। गरीब में बस्तियों से निकल के उन कांग्रेसी षड्यंत्रकारियों को ढूंढ रहे हैं कि वह पर्चा बांटने वाले कहाँ गायब हो गए हैं, उनके तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार हो जाता है, कभी इस तरह का षड्यंत्र लोग सफल हो जाते हैं, लेकिन जनता के सामने वो बेनकाब हो चुके हैं। वो आगे स्वतः जनता उनको जवाब देगी। आपका क्या उद्देश्य है कि विधानसभा परिषद में आप रहेंगे? किन मुद्दों पर आपका सबसे ज्यादा जोर होगा? जो हमारी सरकार की नीतियां हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का विकसित भारत का संकल्प है, उसके लिए हमें काम करना है। हमें जन जन के बीच में भारतीय जनता पार्टी को लोकप्रिय बनाना है, जनप्रिय बनाना है। और आदरणीय मोदी जी बार बार कहते हैं कि पद कोई शोभा की वस्तु नहीं है, यह एक सेवा का माध्यम है। हम उस आकांक्षाओं को पूरा करेंगे कि हम एक सेवक के रूप में जनता के बीच में रह करके उनकी जरूरतों को, उनकी आकांक्षाओं को कैसे पूर्ण कर सकें, यही मेरा उद्देश्य है। अभी तक जो है विपक्ष का वहाँ विधान परिषद में कोई प्रतिनिधित्व, मतलब नेता नहीं था, अब उनकी संख्या बल बराबर थोड़ा 10% हो गई है। तो अब क्या लगता है, विपक्ष भी सही मुद्दे उठाएगा? उसका कैसे आप लोग सामना करेंगे? ये विपक्ष अगर सही मुद्दा उठाता तो देश के हालात, अभी भी विपक्ष एक वर्ग विशेष, जिसे हम तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं, वो हमेशा अभी भी तुष्टीकरण की राजनीति में लगे हुए हैं। और जो उनकी फूट डालो राज करो की नीति है, मैं बार बार कहता हूं कि इस देश को संप्रदाय में और जात में न बांटो। हमारी जातियों को बांटने का वह षड्यंत्र रचते हैं कि मैं किस तरह से ये सनातन परंपरा की जातियों को खंड खंड करें। जातियां सचेत हैं और ऐसे लोग, विपक्ष के लोग मायूस, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है देश के विकास की, देश के संस्कृति की, देश की परंपरा की, देश की सभ्यता के लिए। जब राम मंदिर बनता है तो वह विरोध करते हैं, जब काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर बनता है तो वह विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग जो देश के करोड़ों करोड़ की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, समय समय पर उन्हें जवाब मिलता रहा है। तो सारे देश में हमें, चाहे आंध्रा में, तेलंगाना में, चाहे बाकी राज्यों में, जो हमें उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम जो मिला है, वो राम राज्य आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जो देश में जिस तरह की भगवान राम की मंदिर की स्थापना अयोध्या में हुई है, एक बहुत बड़ा संदेश गया है। और उत्तर प्रदेश में भले ही हम थोड़ा पीछे रहे, लेकिन देश ने इसका स्वागत किया है और उसी आधार पर अपना वोट भी किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे लोग मुख्य धारा में करोड़ों की जनता के विश्वास को समझें और मुख्य धारा में चल करके देश में एक सकारात्मक राजनीति का वातावरण पैदा करें। लेकिन एक बात, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आपने कहा कि राम मंदिर के नाम पर, लेकिन अयोध्या की सीट तो भाजपा हार गई। देखिए, तो इसके पीछे क्या है? अयोध्या में जातियों का, मैं कह रहा हूं कि गरीबों के बीच में जो आदरणीय मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई थी, एक होता है ना कि एक तात्कालिक रूप से उन्होंने भ्रमित किया जाकर के लोगों को। और सदर में, अयोध्या सदर में हमारी जीत हुई है। बाकी विधानसभा सीटों में हम पीछे रहे हैं, लेकिन अयोध्या सदर में हमारी भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई है। ठीक, थैंक यू।
तो ये थे धर्मेंद्र राज का सीधे से कहना है कि जो है अभी विपक्ष के भ्रम ने जो है वजह से भाजपा का नुकसान किया है, लेकिन अब जो है उस भ्रम को दूर किया जा रहा है और धीरे धीरे भाजपा फिर जो है विधानसभा चुनाव में इसी जैसे पूर्ववत बहुमत लाएगी और पूरी तरह अपनी सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज में रोजी रोटी खतरे में देख कुलियों ने मोर्चा खोल दिया है और स्टेशन मास्टर के कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। आखिर क्या है यह पूरा मामला, कैसे कुलियों की नौकरी इस वक्त खतरे में है? हमारे संवाददाता एसएम आमिर की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। संगम नगरी प्रयागराज में अब कुली अपने हक की लड़ाई को लेकर धरने बैठ गए। ये नजारा है प्रयागराज जंक्शन का, आपको दिखा रहे हैं, जहां कुली बैठ गए धरने पर। उनका कहना है कि यहाँ पर रेलवे के द्वारा बैटरी कार टेंडर पर चलाई जा रही है, जिससे विकलांग और असहाय लोग को ले जाने के लिए, मगर जो कुली सामान ढोते थे अब वो गाड़ी उसको भी ढो रही है, जिसके कारण से उनकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है और वो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। और शिकायत करते हैं तो उनका बिल्ला रद्द करने की बात की जाती है, ऐसा उनका आरोप है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ बैठे हैं और फिलहाल हम उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार की समस्या हो रही है और किस तरह से आप लोग धरने बैठे, क्या समस्या है, आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या परेशानी हो रही है, आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं? परेशानी हम लोग सर हो रहा है, एक बैटरी रिक्शा चल रहा है यहाँ पे, सारे कुली भुखमरी कगार पे उतर चुके हैं। ये बैटरी रिक्शा वाले मान नहीं रहे हैं, जबरदस्ती सब सामान पूरा सामान लाद के चले जा रहे हैं। बात करके ये बताइए आप लोग धरने पे क्यों बैठे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि एक तो हम लोग तो कुछ रह नहीं गया, स्टेशन पे ठेला हो गया, गाड़ी हो गया, लिफ्ट हो गया, सब पूरा पोजीशन हो गया, डील हो गया, टैक्सी हो गई, कोई धंधा नहीं ना। अब ये क्या हुआ कि ये बैटरी रिक्शा चाली ला दिए, सारा सामान बैटरी रिक्शा लाए, सारा सामान इस पे लाद लेते हैं। हम लोग बोलते हैं तो कह रहे 15 लाख 20 लाख महीने में देते हैं, ये पूछिए तो 15 लाख 20 लाख देते हैं नहीं, देखिए 15-20 वही बैटरी रिक्शा है जो बुजुर्गों और विकलांगों के लिए, मगर इस पर सामान ढोने का आरोप है और लोगों से हम बात करेंगे कि किस तरह से, बताइए आप इस तरह का विरोध कर रहे, क्या मामला है? सर यही रिक्शा कारण हम लोग का बेरोजगारी बढ़ रहा है। ये सारा सामान लाद के ले जा रहा तो हम कम जाएंगे, हम इसी पे आश्रित है, हमारा सामान ढोने का काम है। हम वर्षों से काम नहीं करते हैं, हमारे पूर्वज करते चले आ रहे हैं, रेलवे के लिए करते चले आ रहे हैं, हमको कोई तनख्वाह नहीं मिलता है। घर चलाने में दिखती समस्या हो रही है। अरे बहुत समस्या हो रही है, आज 6 महीने से काम कर रहे हैं, हमारी बोली तक नहीं होती है। अधिकारियों से शिकायत, अधिकारी कहते हो आते सुनते नहीं, बोलते हमको पैसा मिलता है, वो 10 लाख देते हैं, 8 लाख देते, तुम लोग क्या देते हो रेलवे को? हम लोग आपने कि किस तरह से इनकी समस्या है और ये समस्या जज की तरफ बनी, शिकायत करने पर भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही है और अब ये भुखमरी के कगार पर है। अब देखना होगा इनके जीवन के अस्तित्व को कौन बचाता है या फिर इसी तरह से ये बेरोजगार रहते हैं और पैसे और अपने घर चलाने के लिए दर दर भटकते हैं। फिलहाल इसकी स्ट्राइक कब खत्म होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा और इनकी मांग पूरी होती है कि नहीं होती ये भी देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।